हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई होप आप लोग रीडिंग जो प्रैक्टिस है अबाउट योर न्यूज़पेपर एंड द कन्वेंशनल पार्ट एंड ऑल्सो कनेक्टिंग इट विद योर मेंस सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग, रिवाइजिंग इट एंड एक जो प्रिपरेशन है ना वो चलती, अच्छी जो प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चलती है, जिसमें ये सब इंक्लूडेड होता है कि आप सिलेबस देखते रहें रेगुलरली, आर्टिकल्स जो भी पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट करते रहो सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो, जिससे आपको ये सेंस डेवलप होता रहे कि पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ, कोई भी रेलेवेंट टॉपिक होता है जो हम न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं तो उससे भी, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लगाते हैं क्लास में डिस्कस करते हैं अप्रोच, उससे ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और इससे सिग्निफिकेंस भी टॉपिक का पता चलता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंस जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके जीवन में कोई इंसान हो, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो। व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग, दैट पर्सन, once you know that, you will never ever misutilize that person or that thing. You will keep a good hold of the thing and you will put that thing into proper significant place. तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन भी होती है। अगर आपको टॉपिक का सिग्निफिकेंस पता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आता है, तो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी बेटर तरीके से आगे चलती है। तो इस तरीके की ये रिमाइंडर जो मैं हमेशा देती हूँ बहुत ज़रूरी है, जो कि भूलें मत आप जिसे। इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू that I take a reference of the Hindu edition of the Delhi edition of the Hindu newspaper. ठीक है, the first article that we will be taking is not of much significance if I talk about in terms of mains examination, but few things as a aware citizen, as a aware voter, which you should be, which we should be. I have just shown this article for you. It's about the manifesto, the election manifesto which parties bring up. So BJP has released its manifesto. Congress has released its manifesto. So what is election manifesto? What are the significance of election manifesto? And what are the challenges? This is important for you if at all I talk about relevance with respect to your examination. But as an individual, as an aware voter, as I said, we should know what is the manifesto. है क्या manifesto में, promises क्या है, क्या क्या जो है विजन उस डॉक्यूमेंट में रिलीज किया गया है, जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि बीजेपी का जो है मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसका नाम क्या है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम क्या है, और क्या है कांग्रेस मैनिफेस्टो में, क्या है बीजेपी मैनिफेस्टो में। ये पर्टिकुलरली पॉइंट वाइज अगर मैं सिग्निफिकेंट बोलूँ कि स्पेसिफिकली बोलूँ तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो मैनिफेस्टो है उसको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस क्या होते हैं। लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या मेंशन है थोड़ा जान लो, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। वोट देने ज़रूर जाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से, हम सब सही तरीके से अपने वोट को यूटिलाइज करते हैं तो वी आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री। वोटर्स जो है, इफ़ दे वोट टू द राइट party, then actually we are the one who are responsible for the growth of the nation, or say the democracy which India is thriving on. ठीक है, तो चलो मैनिफेस्टो में देखते हैं। तो बीजेपी की जो मैनिफेस्टो का नाम है वो है संकल्प पत्र, और जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम है दैट इज न्याय पत्र। ठीक है, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन। तो संकल्प पत्र is the name of the manifesto of the BJP, and न्याय पत्र is the name of the election manifesto of the Congress. ठीक है, अब न्याय पत्र हमें कांग्रेस ने क्या क्या मेंशन किया हुआ है ये देखते हैं। तो द कांग्रेस मैनिफेस्टो पुट्स द आइडिया ऑफ जस्टिस एज अ सेंटर पीस ऑफ इस फिलॉसफी। यहाँ हम ये नहीं जानेंगे कि क्या करेक्ट है, क्या सही है, कौन से मैनिफेस्टो में कौन से आइडियाज़ आर बेटर और वर्स्ट, ठीक है, कंट्री के लिए क्या सही है, इंडिविजुअल के लिए सही है, वो सब हम यहाँ जज करने के लिए नहीं है। दैट आई एम लीविंग अप टू यू व्हाट आइडियोलॉजी और व्हाट manifesto, what the vision and everything mentioned in this document aligns with your idea of what party should come into the power. That is up to you, but
here my job is to inform you, make you aware about what is mentioned in each manifesto. To put the idea of justice as centerpiece of its philosophy, constitutional values of equity, justice, dignity and fundamental rights from the core of this document form the code of this document. It embodies many of the ingredients, processes and commitments required to revitalize India's constitutional democracy. Apart from India's highest unemployment rate, high employment rate, the manifesto focuses on inflation, crony capitalism and widening gap between rich and poor. Further, the major promises include providing a 1-year apprenticeship as a right to every diploma holder or graduate below the age of 25, raising the 50% on reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward, and conducting a nationwide socio-economic caste census, providing a legal guarantee to minimum support price, जो कि हमने फार्मर मूवमेंट्स में देखा था. दिस वाज वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट रिसेंटली विच हैपेंड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली हरियाणा, एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. मैनी ऑफ द promises that Congress is offering to voters mark a significant break from its past. So 2 significant points of the emphasis are contained in section 6 entitled Defending the Constitution, and under it the section reversing the damage from promising to probe the electoral bond scheme. ठीक है, so ये point है electoral bond scheme में probe they will be initiating. And then about PM care fund as well, to rejecting the concept of one nation one election. और हम सभी जानते हैं one nation one election is in the election manifesto of the BJP. Reviving the planning commission, several sections of the manifesto promise to undo key political initiative of BJP government. So these are the some of the points in the election manifesto of the Congress. And now let's see what is the BJP's मैनिफेस्टो. ठीक है, और हाँ ये मैं बोल रही हूँ कि जो ये हम मैनिफेस्टो के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट टू मेक यू एज एन अवेयर सिटीजन, जिससे आप इन्फॉर्म्ड चॉइस ले, इन्फॉर्म्ड वोटिंग डिसीजन ले सकें. ठीक है, तो बीजेपी हैज प्रॉमिस्ड टू स्पीड अप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट along the China, Myanmar and Pakistan border first. Second, guarantee that India will be the third largest economic power. Fourth is implement UCC, bringing uniform civil code, article 44 of the constitution जो है को in reality. Then manifesto also vowed the implementation of one nation one election, and Congress manifesto इसको it talks is in opposition of this. ठीक है ना. And then BJP said it is committed to strengthen institutes like ITs, IMs and AIMS. And then the BJP said it will provide also free ration to 80 crore citizens for the next 5 years under PM Garib Kalyan Anna Yojana. तो ये कुछ points हैं. Further manifesto में क्या mention है? You should see free electricity to poor households. Then BJP also promised to ensure creating infrastructure like women's hostels and creches near industrial and commercial centers to promote participation of women in workforce. And then further, it will expand health services to ensure a healthy life for women. BJP promised to systematically implement the Nari Shakti Vandan Abhiniyam. ठीक है, कौन था? Women Reservation Bill, Women Reservation Bill है ना, to ensure representation for women in the parliament and state legislature. The Ayushman Bharat scheme will cover all senior citizens and provide them access to free and quality healthcare. The manifesto also promised to increase MSP on crops for time to time. So MSP को बढ़ाने की बात की है, MSP को legal guarantee देना है, इसकी बात नहीं की गई है. So this BJP vowed to include auto, taxi, truck and other drivers in all social security scheme. So these are in the election manifesto of the BJP. Now what is election manifesto? What are the significance of election manifesto, and what are the challenges that we have to look at with respect to our importance for exam perspective? ठीक है, तो क्या है, चलो ये देखते हैं. What is election manifesto? पहले क्वेश्चन देख लो कि क्या है. So what are the election manifesto? The significance and challenges, if you have to solve it in 150 वर्ड्स 10 मार्कर, तो कैसे लिखोगे? चलो देखते हैं. ये अप्रोच क्या होना चाहिए? डिस्क्राइब व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो. जैसे मैंने हमेशा बताया है कि 150 वर्ड्स में जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो 25 to 30 वर्ड्स. जो बॉडी होनी चाहिए दैट शुड बी अराउंड 80 to 100 वर्ड्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. एंड देन अगेन कंक्लूजन इज फॉर 25 to
30 वर्ड्स, ठीक है। इस तरीके का हम आंसर्स लिखते हैं 150 मार्कर, जब 150 वर्ड्स 10 मार्कर का क्वेश्चन होता है। तो इंट्रोडक्शन में इलेक्शन मैनिफेस्टो को डिफाइन किया, क्या होता है? इट्स अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इन विच दे स्टेट देयर एम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। इट्स अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें क्या क्या होता है? एम्स एंड पॉलिसीज विच दे कमिट टू अचीव इफ एंड व्हेन दे आर वोटेड टू पावर। सो कौन से इलेक्शन मैनिफेस्टो को रियलिटी में देखना है, कौन से इलेक्शन मैनिफेस्टो के पॉइंट्स आपको सही लगते हैं, आपको लगता है कि देश आगे बढ़ेगा, और एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज कम्युनिटी, एज अ नेशन एज अ होल इज गोइंग टू बेनिफिट यू, then you have to give vote to that political party and make it come into power. Then election manifesto functions as a signaling device. It's a signaling device for understanding the priorities of a political party. बॉडी में क्या लिखना है? सिग्निफिकेंस बताइए। सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो का? फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर सिटीजन्स। एंड देन कॉम्पिटिशन, इलेक्शन मैनिफेस्टो से कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है। एंड देन इंस्ट्रूमेंट फॉर मास मोबिलाइजेशन, if I know what's this particular party's election manifesto, I'll choose accordingly, so mass will be mobilized. Sources of debate and discussion, if you know that these are the priorities of this particular party and it will put into implementation if this party comes into power, तो आप उस पार्टी को वोट करोगे, और इससे क्या होगा? डिबेट्स एंड डिस्कशन भी आगे। भाई तुम्हें क्यों लगता है कि इस मैनिफेस्टो में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से वोट दे सकते हैं, तुम्हें कौन सा, तुम क्यों अगेंस्ट हो इस पार्टी के? तो इससे क्या होता है? मास मोबिलाइजेशन तो होता ही होता है, और डिबेट्स एंड डिस्कशन भी स्टार्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैविंग डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन important issues are very much significant as informed citizens. Challenges क्या होते हैं? So problem of implementation, these some of the time there are generic promises, like manifesto are filled with generic commitments like good governance, however they are not accompanied by स्पेसिफिक डायमेंशन। तो जेनरिक स्टेटमेंट दे देंगे जैसे गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस का स्पेसिफिकेशन भी तो दो उस मैनिफेस्टो में, आपके स्टेटमेंट में क्या पता चलेगा गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है, क्या क्या होना चाहिए। देन प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज, बहुत सारे फ्रीबीज दो करके वोट्स मोबिलाइज होते हैं, वोट्स मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। एसी ठंडा हो गया ज़्यादा, सॉरी। तो lack of accountability, then electorally insignificant है। diversity, like election manifesto in Indian electoral process have failed to achieve prominence due to several reasons like lack of existence of their awareness in voters। मतलब election manifesto क्या होता है, उसका क्या importance होता है, क्या significance है, voters के बीच voters को knowledge ही नहीं है। and that is why I have brought this discussion into today's editorial discussion, so that you are at least aware, because you are going to be civil servant of the country, है ना। तो पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या जो है प्रायोरिटीज़ हैं किस पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसकी वजह से मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को जाके वोट करना, और वोट तो करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से कंक्लूजन होना चाहिए? दैट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स आपके कुछ पके पकाए बने बनाए होने चाहिए, जिससे आप अच्छे आंसर्स लिख सको, है ना। सारे कंक्लूजन इंट्रोडक्शन को देन एंड देयर एग्जाम में आप नहीं लिख सकते हो कि बस बनाया और लिख दिया। देयर हैज़ टू बी सम थीम्स ऑन वूज कंक्लूजन इंट्रोडक्शन शुड बी ऑलरेडी इन योर माइंड। तो कंक्लूजन इसलिए मैं हमेशा लिखती हूँ अपने आंसर्स में, सो दैट आपको कंक्लूजन लिखना आ जाए। तो इसमें कंक्लूजन किस तरीके से लिख सकते हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टोज आर सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। देन द इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टी शुड रेज अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग दियर यूटिलिटी इलेक्शंस। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। As awareness will increase regarding manifesto, political parties will face greater accountability। election manifesto के बारे में अगर लोगों को पता है तो गवर्नमेंट को पता रहेगा, भाई मैंने ये प्रॉमिस किया था और अब मैं पावर में आ गया हूँ, लोगों ने मुझे वोट दिया है इन दीज प्रोमिसेस के लाइंस पे, तो मुझे उन प्रोमिसेस को फुलफिल करना है। उससे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर मेरे राइट्स पता है मुझे, और मुझे पता है कि आपने मुझे क्या प्रोमिसेस किए थे कि भाई तुम मुझे वोट दुआ करके, और ये मेरे प्रॉमिसेस हैं, मैं ये फुलफिल करूँगा अगर मैं पावर में आता हूँ। तो जब आप पावर में आओगे मेरे वोट के थ्रू, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना कि दीज थिंग्स यू प्रॉमिस्ड, तो आर यू गोइंग टू फुलफिल और नॉट। सो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना। सो अवेयरनेस अबाउट इलेक्शन मैनिफेस्टो इंक्रीजेज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड देन
So with respect to implementation of the promises in manifesto, say these are the important aspect of the election manifesto. Then with this we move to the second article, urbanization no liberating force for Dalits. So this is about whether urbanization, the urban centers, the cities are places where the discrimination based on caste decreases, or are the rural areas are the centers where the caste based discrimination are more rooted, are more felt. So Dr. Ambedkar and Dr. Gandhi's view is given there, and they are on contrast when it comes to feeling of casteism or caste based discrimination, whether that is more in rural areas or that decrease in the urban areas. This has been discussed. So in this article, one of the question which can be made is that compare and contrast the views of Dr. Ambedkar and Gandhi on urbanization and caste based discrimination. ठीक है, तो ये हम थोड़ा आर्टिकल में पढ़ते हैं चलो, और इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस के किस पार्ट से इंपॉर्टेंट है? जीएस पेपर, सेलियन एस्पेक्ट्स ऑफ, सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, है ना। तो इस तरीके के इस सिलेबस में आपके मेंस के सिलेबस में ये वाला आर्टिकल पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के क्या व्यूज मेंशन है, जो बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलो पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, रिजेक्टेड विलेज लाइफ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिजेक्टेड विलेज लाइफ एंड एनकरेज डिबेट्स टू मूव टू द सिटी. Ambedkar said that an Indian village is the working plant of the Hindu social order. So he says that Indian villages are the working plant of Hindu social order. जो Hindu social order है, based on the caste etc., there in the villages it gets strengthened. It is more stronger than in urban areas. So he says that move to the urban areas where caste-based identity is almost diluted. People are, kind of selected or not selected based on their skills, not based on the caste. That is the ideal place to understand caste. Gandhi, however, saw the Indian villages as self-reliant, equitable and just non-violent order, and argued for the decentralization of power to the villages through Gram Sabha, Gram Swaraj. So वही कहता है ना कि जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी, जैसे जिसकी श्रद्धा वैसे ही उसकी भक्ति, है ना। तो मतलब जैसे जिसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, चीज़ों को इंसान उसी नज़र से देखता है। When I was growing up in a village, I also come from village in typical rural area. There even I could not see much caste-based discrimination. I used to think these are just different kind of people living different lifestyles, and there is nothing based on caste etc. When I moved to the urban center, then I started realizing more the identity or the discrimination or subtle behavioral changes in people and their behavior towards other caste or per se the lower caste etc. तो बिल्कुल, बल्कि अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा सटल तरीके से मुझे फील होता है कि भाई नॉनवेज तो नहीं खाते हो तो मैं रूम, ये वाला रूम नहीं मिलेगा आपको, या जो है आप कौन से कास्ट के हो, अच्छा नहीं हम अलग तरीके से मना कर देंगे. या वन ऑफ द फ्रेंड्स आई वाज गोइंग टू सर्च, वी वर सर्चिंग रेंट फॉर दैट फ्रेंड ऑफ माइन. She belonged to one particular community and the owner of that flat outrightly denied because she belonged to a particular caste. तो इस तरीके से ज़्यादा सटल तरीके से बल्कि मुझे लगता है अर्बन सेंटर्स में कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि villages में I could not find such kind of deep rooted discrimination. I always found my family treating or other family treating everybody equally. हर तरीके के फ्रेंड्स थे, हर कास्ट के फ्रेंड्स, बच्चे आपस में इंटरमिंगल करते थे, खाना खाते थे, साथ में खेलते थे, घूमते थे, सो लाइक दैट. सो वही कहते हैं ना, जैसा एक्सपीरियंस वैसे लोग किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं. सो दिस इज़ व्यू अबाउट गांधी जी एंड अम्बेडकर जी अबाउट villages and urban centers and caste based discrimination where it is more stronger. So गांधी जी के बारे में लाइन पढ़ रहे थे हम लोग. So Ambedkar believed that idealization of Indian village life emerged either from the colonial romanticization of the rural population or from the desire of Hindus to retain caste domination. गांधी जी के बिल्कुल opposite stance थे, अम्बेडकर जी के बिल्कुल opposite stance थे गांधी जी से.
In the Constituent Assembly, Ambedkar opposed the idea that villages should be recognized as autonomous administrative units and felt relieved that the Assembly rejected the idea for the untouchables there could not have been a bigger calamity. So these are the views. So urbanization and Ambedkar's belief, and there are views of Jyotiba Rao Phule ji as well, which has been mentioned. Jyotiba Rao Phule had also admired city life for being liberal and enabling him to earn a living. At the core of liberating power of cities for Ambedkar and Phule was the opportunity to become anonymous. So जो city हैं for Phule ji and Ambedkar ji, for them these are the places where they could be anonymous and access education, on living without being discriminated much. So these are the point of view which has been mentioned. So caste based order to a class based order, from rural to urban, is like caste based order to class based order when we talk about the views of Ambedkar ji and Jyotiba Rao Phule ji. Okay, so this is important, this was the important point. And in this article further it has been mentioned that there are ghettoization in ghettos areas. Generally people of particular caste and religion live where they face a lot of unclean, they live in unclean environment, there is no access to clean water, clean environment, hygienic environment, etc. तो दे आर एट मोर लूजिंग एंड. तो सिटी लाइफ की बात की अभी, अम्बेडकर गांधी जी, ज्योतिबा राव फूले जी के व्यूज़ की बात की, फिर आगे बात कर रहे हैं कि कैसे अर्बन सेंटर्स में सटल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है. अगर वो कास्ट के नाम से नहीं है डायरेक्टली, तो देर आर सटल वेज टू डिस्क्रिमिनेट पीपल बेस्ड ऑन द कास्ट बिकॉज दे लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड देन because particular caste and particular religion, people belonging to those particular caste and religion, they live in particular area, ghettos etc, where already the situation is quite poor in terms of unhygienic condition. तो उसी तरीके से discrimination एक अलग तरीके से वहाँ पे exist करता है. तो ये examples वहाँ पे mention है. एक concluding remarks है जो कि मैं हमेशा कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे बहुत फोकस करती हूँ, जिससे आप भी सीख जाएं कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मोस्टली आते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि मैम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है. तो इन आर्टिकल से आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा लिखना सीख सकते हो. सो यू कैन रीड कंक्लूजन दैट इज़ वेरी रिटन इन अ क्लियर लैंग्वेज, क्लियर स्टेटमेंट, है ना. तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि कंक्लूजन्स लिखते कैसे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये देखिए, तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि क्या क्वेश्चन है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज़ नॉट बीन एनाइलेटेड, रादर इट हैज़ मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट वेज, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स. 150 वर्ड्स 10 मार्कर. तो अगर ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो कैसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले तो एक जनरल आप स्टेटमेंट दीजिए अबाउट कास्ट बेस्ड हायरार्की, which you can write in introduction like this, like caste is a hierarchical system. You write about caste. Caste क्या है? Hierarchical system है where an individual is assigned a status at birth. Caste based hierarchy क्या होती है? That you are born in a particular caste and you carry that identity forever. This results in people being graded as high and low. Urbanization has weakened the bonds of caste. तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो. And then yet it is prevalent in urban areas in following ways. तो urban areas जो है caste based identity के bond को weak करता है, but फिर भी there are instances where caste based discrimination is prevalent in urban centers. How? Housing, education, employment, occupations, marriage, etc. So these are the ways in which still urban centers are at the sad affairs of caste based hierarchies, caste based discrimination. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कैसे, कास्ट एक्ट्स एज अ बैरियर टू इक्वालिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी, इट इज़ दस इंपॉर्टेंट टू टारगेट एनाइलेशन ऑफ कास्ट. सो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉब्लम क्या होता है? दिस इज बैरियर टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, एवरीबडी इज इक्वल. सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी में भी ऑब्स्टिकल है, इसलिए कास्ट बेस्ड हायरार्की, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जरूरत है. Second question, compare and contrast the views of Gandhi and Ambedkar on urbanization and their outcome. This can be another question. Then further this question, look at this question.
Do you agree that process of urbanization, if carried out in a planned, sustainable and inclusive manner, can potentially help India mitigate the impact of all pervasive casteism? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, इफ अगर इसको सही तरीके से लिया जाए और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव मैनर में लिया जाए, तो दिस कैन मिटिगेट और एंड द कास्टिज्म इन इंडिया. तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच में इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट कास्टिज्म, कास्ट की डेफिनेशन ले सकते हो, कास्ट से क्या नुकसान होते हैं लिख सकते हो, एंड हाउ अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट्स इंडियन सोसाइटी. तो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में लिख दिया. अब 250 वर्ड्स का है, तो 250 वर्ड्स में क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? 250 वर्ड्स में आपका 50 to 60 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, 50 to 60 वर्ड्स का कंक्लूजन, एंड रेस्ट इज ऑल अबाउट 152 जो है, और वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इतने वर्ड्स का आपका मेन बॉडी होने चाहिए, है ना. बॉडी, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, दिस शुड बी दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 250 वर्ड्स. Then in body, mention the factors that indicate that urbanization help mitigate casteism. पहले आप पॉजिटिव पॉइंट लिखिए कि कैसे अर्बनाइजेशन, जैसे कि बताया, एनोनिमिटी होती है, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, दे आर नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, दे आर बेस्ड ऑन स्किल्स. ऑल दीज पॉजिटिव पॉइंट्स यू राइट, एंड देन यू राइट हाउएवर अर्बनाइजेशन के बावजूद भी इन अर्बन सेंटर्स ऑल्सो देयर आर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमने पहले प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और वो पॉइंट्स मेंशन किए. उसके बाद लिमिटेशंस भी बता देना है कि असर्शंस के लिमिटेशन क्या है, आर्टिकल में बहुत डिटेल तरीके से मेंशन है, जो कि हमने पढ़ा भी. कंक्लूड बाय मेंशनिंग द नीड ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स, और कंक्लूजन पहले वाले क्वेश्चन जो हमने देखा उस तरीके से उसी लाइन पे आप यहाँ पे भी कंक्लूजन मेंशन कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो. हमने आर्टिकल को डिस्कस कर लिया, तो दैट्स हाउ वी कुड ऑलरेडी अंडरस्टैंड द आर्टिकल. रीड द कॉन्टेंट सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आंसर्स कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चंस के. ठीक है. So yes, this is it about today's daily newspaper analysis, and I hope you read newspaper well, use it for your examination, and get successful with flying colors. Okay, so with this I end today's daily newspaper analysis. I'll see you tomorrow. All the best बच्चों, और तथास्तु.